हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे सॉइल साइंस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सॉइल क्या होता है, सॉइल को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफरेंस होता है पेडोलॉजी एडेफोलॉजी के बीच में, क्या क्या कंपोनेंट्स सॉइल में पाए जाते हैं, और इसके अलावा पढ़ा था हमने सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लीज़ पार्ट 1 देखें। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। सबसे पहला, आपको यदि आप पार्ट 1 देख के आए हो तो आपके पास एक कंसेप्ट होना चाहिए किसके बारे में, ह्यूमस के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ह्यूमस किस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करता है। यदि आप बोलोगे कि सर आपने तो ये बताया नहीं कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है और आप डायरेक्ट आ गए ह्यूमस के ऊपर। मैं ह्यूमस के ऊपर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने पार्ट 1 में ह्यूमस के बारे में पता रखा है। ठीक है, हम आज ये देखेंगे कि ह्यूमस किस तरीके से एक ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हमको पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन लाइफ स्पॉन होता है, उसके बाद वो डेथ कर जाता है। और जब वो डेथ कर जाता है, ठीक है, फिर रोल आता है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और फाइनली वो डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, एक वेरी डेड मटेरियल बन जाता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस फाइनली प्रोडक्ट होता है। तो एक जो ह्यूमस बना, और ये ह्यूमस क्या करता है, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो अब एक फंडा दिमाग में रखें कि ह्यूमस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, बोलता है डिकम्पोजिंग प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू। जो प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज कर गए उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, या क्या प्राइमरी सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, क्या सेकेंडरी सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सोर्स ऑर्गेनिक मैटर का हमेशा प्लांट होता है और सेकेंडरी सोर्स हमेशा एनिमल्स होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, प्राइमरी सोर्स प्लांट्स। अरे भाई याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद रखो, पी फॉर प्राइमरी और पी फॉर प्लांट। तो प्राइमरी सोर्स प्लांट्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स एनिमल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब मज़े की बात, जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को हमेशा एब्जॉर्व करेंगे इन ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं इन ऑर्गेनिक फॉर्म में या आयोनिक फॉर्म में। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स भी वो जितने होते हैं ना, वो सारे इनऑर्गेनिक होते हैं एक्सेप्ट यूरिया। यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं किसके बीच में, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मिनरलाइजेशन क्या होता है भाई, इमोबिलाइजेशन क्या होता है। तो मैं क्लियर करता हूँ। देखो, ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर में यदि कन्वर्जन होगा, इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर में जब कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। आप याद रखें, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है, ये घुलता नहीं है। लेकिन जो ये हमारा और इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो वाटर में घुलनशील होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, फिर से समझें, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, और जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सॉल्यूबल था, कौन सा इनसॉल्यूबल था। तो ट्रिक याद रखें, ट्रिक देखो, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो कोशिश करो सेल्फ अपने से ट्रिक बनाने का। ठीक है, देखो उल्टा रखो, ऑर्गेनिक इनसॉल्यूबल। ठीक है, और जो इन मतलब सॉल्यूबल,
तो मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो हमेशा इनसॉल्यूबल होंगे। उल्टा रखो ना, इन जहाँ पे आ गया वहाँ पे सॉल्यूबल होगा, मतलब इन मतलब सॉल्यूबल समझो, इन मतलब सॉल्यूबल ऐसे समझ लो, ठीक है। बस अपना आप जो भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, मैंने जो ट्रिक अप्लाई किया है कि जहाँ ऑर्गेनिक मैटर आ गया मतलब वो इनसॉल्यूबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन नहीं आया, और इन आ गया मतलब वो सॉल्यूबल होगा। बस अब ये चीज़ याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इमोबिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होगा जस्ट उससे। मैंने बताया आपको कि जब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन होगा इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन, और यदि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्जन होगा या कन्वर्जन होगा इसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन, ठीक है। हमेशा आप याद रखें इनऑर्गेनिक सॉल्यूबल होता है और ऑर्गेनिक हमेशा इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। याद नहीं हो रहा है आपको, तो चलिए मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे घुलनशील होता है कैसे घुलनशील नहीं होता है। देखो, ऑर्गेनिक का मतलब आप घर में खुद से तैयार किए हो, इसमें बहुत सारे डिकम्पोज ये होंगे, डेड मैटर होंगे, या जो डिकम्पोजर मैटर है जैसे कि बायोमास होगा एनिमल्स का, इसको हम गोबर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसमें इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जैसे कि आपको फर्टिलाइज़र हो गया जो कि इंडस्ट्रीज़ में बने तैयार होता है, वो तो वाटर में घुल जाता है। लेकिन आप गोबर को छीट दो पानी में, या एनिमल डंग को आप छीट दो कहाँ पे, खेतों में, तो वो घुलता नहीं है, वो क्या करता है, फ्लड करने लगता है उस सॉइल के ऊपर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इनसॉल्यूबल होता है और इनऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि यदि सॉइल हमेशा जो न्यूट्रिएंट्स है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है तो हम क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, क्यों हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम बोलते हैं इट इज़ द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, ये फ्यूचर है एग्रीकल्चर का ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन आया कि भाई सॉइल जो है वो हमेशा न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों प्रमोट करते हैं, है ना क्वेश्चन मज़ेदार। देखो इसका आंसर मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिए मेरी बातों को, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि सॉइल के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। तो अगर अधिक समय तक सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जाएंगे तो जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन होती है वो मतलब डिग्रेडेबल हो जाती है, ठीक है, कम होने लगती है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी घटने लगती है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर को मिक्स करते हैं जो हमेशा सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट हाई अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इसमें मे भी वेरी कर सकता है, इसका जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो मे भी ज़्यादा ले ले चाहे कम ले ले, लेकिन एक ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो हमेशा प्लांट्स को न्यूट्रिएंट एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक बैलेंस अमाउंट में प्रोवाइड करता है, इसलिए हम प्रमोट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। आया समझ में, फिर से बता देता हूँ आपको, जो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो लंबे समय तक यदि सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे तो वो सॉइल की फिजिकल कंडीशन को या फिजिकल प्रॉपर्टी को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को उसमें अप्लाई कर दोगे तो वो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो प्लांट को न्यूट्रिएंट हाईली अमाउंट में या कम अमाउंट में दे सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हमेशा प्लांट को न्यूट्रिशन एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक बैलेंस अमाउंट में प्रोवाइड करता है, इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। और ये सच है कि आने वाले कल में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, इसकी तरफ लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम मिनरलाइजेशन प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या प्रोसेस होता है मिनरलाइजेशन का। देखो सबसे पहले कुछ बातों को आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आएंगे। ऑर्गेनिक मैटर में कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है,
फैट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन को लेके चलेंगे। ठीक है, और प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। प्रोटीन कैसे बनता है, देखो एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, इसके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, आपको तो पता होगा कि दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। यदि एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो उसको बोलते हैं मोनोपेप्टाइड बॉन्ड। यदि अधिक जैसे दो या दो से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनेगा दो अमीनो एसिड के बीच में बनेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए हम लोग अपने स्लाइड पे आते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि फीम हो सकता है, ह्यूमस हो सकता है। ठीक है, उस पर जब हम क्योंकि ले रहे प्रोटीन, इसलिए आप याद रखिए प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड और जब माइक्रोबियल अटैक होगा तो वो ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड के अंदर। याद रखें, ये ऐसे भी हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकता है। यदि ऑर्गेनिक मैटर से देखने से मारा आपको मैं समझाता हूँ। मेरा कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम का मतलब, देखिए ये अगर ऑर्गेनिक मैटर से एमिनो एसिड बन सकता है तो एमिनो एसिड से ऑर्गेनिक मैटर भी बन सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए, तो मैं बता रहा था कि जब ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर कुछ प्रोटीन्स या माइक्रोबियल अटैक होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड के अंदर। ठीक है, फिर जब ये एमिनो एसिड के ऊपर जब माइक्रोबियल अटैक होगा, जब माइक्रो फिर से अटैक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम के ऊपर। अमोनियम को हम लोग NH4+ भी बोलते हैं। ठीक है, फिर जब ये अमोनियम के ऊपर जब कुछ नाइट्रोजोमोनाज, याद रखिए इसको पूछा गया एग्जाम में कि अमोनियम के ऊपर जब नाइट्रोजोमोनाज बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो उसको एक कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट के ऊपर, सॉरी नाइट्राइट के ऊपर, जिसको NO2+ बोलते हैं। ठीक है, नाइट्राइट को हम लोग NO2+ भी बोलते हैं। फिर जब नाइट्राइट के ऊपर जब नाइट्रोबैक्टर अटैक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट, और नाइट्रेट जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको मैं। देखिए, जब ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर कुछ प्रोटीन या कुछ माइक्रोबियल अटैक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड के अंदर। जब एमिनो एसिड के अंदर कुछ माइक्रोब्स अटैक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम के अंदर, जिसको हम बोले NH4+। ठीक है, और जब अमोनियम में फिर कुछ नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट के अंदर, दैट इज कॉल्ड NO2+। और फिर जब नाइट्राइट में नाइट्रो बैक्टीरिया जब अटैक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट के अंदर, दिस इज कॉल्ड NO3-। ठीक है, और याद रखें ये नाइट्रेट जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मिनरलाइजेशन का प्रोसेस ऑपरेट होता है। ठीक है, आया समझ में। यदि देखो, यदि नाइट्रेट का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर में। इसको हम बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इमोबिलाइजेशन। ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉर्म है, और ये क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म है। तो नाइट्रेट से का जब कंसंट्रेशन हाई हो जाता है सॉइल के अंदर तो ये वापस क्या हो जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। और ऑर्गेनिक मैटर से जब इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मिनरलाइजेशन। आया समझ में। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, पीछे स्लाइड में देखा ना हम लोग कि एमिनो एसिड बन रहा था, उस प्रोसेस को बोलते हैं एमिनिफिकेशन। ठीक है, जहाँ पे एमिनो एसिड बन रहा था, देखो जाते पीछे स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमिनो एसिड बन रहा है कि नहीं। तो ये जब एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमिनिफिकेशन, नॉट अमोनिफिकेशन, एमिनिफिकेशन। ठीक है, एमिनिफिकेशन। ठीक है, चलिए, फिर
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम। और फिर जब अमीनो एसिड के ऊपर जब माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और फिर जब नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, सॉरी नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब यहाँ से पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, वीवीआई है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया क्या कि नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में। दूसरी बात कि नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए, अगर एग्जैक्ट पूछ रहा है तो 8.5, ठीक है, और यदि वेरिएबल फॉर्म में पूछ रहा है तो 6.5 से 7.5 के आसपास होता या होना चाहिए नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। आया समझ में। एमिनो एसिड जब बनता है उसको एमिनिफिकेशन बोलते हैं, अमोनियम बनता है उसको एमोनिफिकेशन बोलते हैं, नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और नाइट्रिफिकेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ऑप्टिमम पीएच अगर एग्जैक्ट पूछ रहा है तो 8.5 दोगे, और अगर वेरिएबल फॉर्म में पूछ रहा है तो आप 6.5 से 7.5 के आसपास दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी एन रेशियो क्या होता है, ठीक है, सी एन रेशियो क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। सी एन रेशियो ये क्या होता है भाई, ये एक नया टर्म आ गया सी एन रेशियो। देखो सी एन रेशियो क्या होता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए, वी कैन नॉट जज द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन डायरेक्टली। देखो मिट्टी के अंदर हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़ा, दो होता है, एक होता है मिनरलाइजेशन, एक होता है इमोबिलाइजेशन। तो हमको नहीं पता चलेगा डायरेक्टली कि मिट्टी के अंदर क्या चल रहा है, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है या इमोबिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो इस चीज़ को हम जानने के लिए हम यूज़ करते हैं सी एन रेशियो, ठीक है। ये सी एन रेशियो क्या होता है पूछा गया एग्जाम में। याद रखें कि हम जब मिट्टी के अंदर ये चीज़ डायरेक्टली जज नहीं कर सकते हैं कि प्रोसेस मिनरलाइजेशन चल रहा है या इमोबिलाइजेशन चल रहा है, तो हम यूज़ करते हैं सी एन रेशियो, ठीक है। अब ये रेशियो क्या बतलाता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यदि सी एन का रेशियो लोअर देन 20% होता है, जब आप मिट्टी को लिए आप उसमें सी एन रेशियो निकाले, देखें कि हाँ जो सी एन रेशियो है वो 20% से कम आ रहा है, तो हम बोल देंगे ये प्रोसेस अभी चल रहा है मिनरलाइजेशन। जो मिट्टी में प्रोसेस चल रहा है वो क्या चल रहा है, मिनरलाइजेशन चल रहा है। यदि आपने सी एन रेशियो निकाला और वो बिटवीन 20 से 30 के आसपास में आया, तो हम बोलेंगे प्रोसेस दोनों चल रहा है, मिनरलाइजेशन भी साथ में चल रहा है और इमोबिलाइजेशन दोनों साथ में चल रहा है, ठीक है। और यदि ग्रेटर देन, यदि 30% से अधिक आया तो हम मानेंगे कि मिट्टी के अंदर इमोबिलाइजेशन का प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है। तो आप याद रखें, तीन डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि सी एन रेशियो 20% से कम आता है तो हम बोलेंगे कि मिट्टी के अंदर मिनरलाइजेशन का प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है। और यदि सी एन रेशियो बिटवीन 20 से 30% के बीच में आता है तो हम बोलेंगे मिट्टी के अंदर दोनों प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। और यदि सी एन रेशियो ग्रेटर देन 30% से अधिक होता है तो हम बोलेंगे कि जो प्रोसेस चल रहा है वो इमोबिलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, याद रहेगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब कुछ डेटा जिसको आपको रट्टा मारना है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको इसको रट्टा मारना है, ठीक है। देखो कल्टीवेटेड सॉइल का जो सी एन रेशियो होता है वो 8 से 12:1 होता है। इसको ऐसे पढ़ेंगे 8:12:1, ठीक है। क्या पढ़ेंगे 8:12:1, ठीक है। या कभी कभी एग्जाम में 10:1 भी लिखा आता है, दोनों सही है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा इसको आप एक बार नोट कर लें और इसको याद करने का प्रयास करें, ठीक है। जो कल्टीवेटेड सॉइल होता है उसका जो सी एन रेशियो होता है वो 8:12:1 ऐसे पढ़ेंगे, 8:12:1, या एग्जाम में कभी कभी 10:1 भी लिखा आता है, दोनों सही है, ठीक है। फिम जो होता है उसका 20:30:1 होता है, ठीक। और जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसका 20:1 होता है या 16:1, दोनों सही है, ठीक है। जो स्ट्रॉ होता है उसका 80
200:1 होता है, सॉ-डस्ट का 400:1 होता है, और सॉ-डस्ट का मतलब होता है लकड़ी का बुरादा। जैसे लकड़ी का आप छीलोगे तो उसको जो निकलता है ना डस्ट, उसी को बोलते हैं सॉ-डस्ट या लकड़ी का बुरादा। उसका होता है 400:1। माइक्रोब्स का होता है 4:9:1। ये पूछा गया एग्जाम में कई बार, इसका तो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए ह्यूमस का 10:1। ठीक है, ह्यूमस का कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ह्यूमस का जो CN रेशियो होता है वो 10:1 होता है। ठीक है, आया समझ में? तो इसको आप याद कर लें, बेटर होगा। ये कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने आज कवर करा है ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल वाटर, फिर पढ़ेंगे सॉइल एयर। ठीक है, तब तक हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए, बाय।